ओके गाइस, आज जो मैं चैप्टर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आपके लिए, आज का जो लेक्चर होगा, आज हम 10th क्लास के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर रहा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर आपका रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल्स, थर्ड रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, फोर्थ रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड फिफ्थ रहेगा पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, जो आपकी आवर्त सारणी पर डील करता है कि मतलब किस तरीके से हमारा जो आवर्त सारणी है वो हम लोगों ने क्या किया है, डील करके रखा है। तो इस चैप्टर में अपन लोग उसी की बात करने वाले हैं। ओके, चलो। तो चैप्टर का आपका नाम रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होता है आपका। ठीक है, तो एसिड के बारे में जो आपकी कॉमन अजम्पशन है, कॉमन अजम्पशन क्या है आपकी? कॉमन अजम्पशन आपकी ये है एसिड के बारे में कि एसिड आपका टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट इसका शोर होता है। सबसे पहले तो यही एजम्पशन है कि टेस्ट इसका क्या होता है, शोर होता है। दूसरी बात, और इसके साथ क्या होता है, टेस्ट शोर होने के साथ साथ ये आपको पीएच वैल्यू भी बताता है कि इसका वैल्यू जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 से 7 के बीच में लाई करता है। इतना आपको ये क्या है, ये रफ नॉलेज है जो आपको होती है, इतना आपको पता चलता है। सेकंड, बेस के बारे में आप क्या जानते हो? बेस के बारे में आप जानते हो कि ये बेस जो होते हैं वो आपके वो टेस्ट में आपके बीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके सोप वगैरह रहते हैं, टेस्ट में कैसे रहते हैं, इनका बीटर टेस्ट रहता है, थोड़ा कसैले या कड़वे रहते हैं। ठीक है, और पीएच वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे इसको, तो पीएच वैल्यू इसका रहता है 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 के बीच में इसका पीएच वैल्यू भी लाई करता है। तो ये आपकी कॉमन अजम्पशन है, रफ अजम्पशन है। इन दोनों को क्या करते हो आप लोग जानते हो, ये बड़ी रफ चीज़ें हैं। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोगों को इसका सिस्टमेटिक एनालिसिस शुरू करना है। वाई सिस्टमेटिक एनालिसिस आपका क्यों ज़रूरी है? सिस्टमेटिक एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हर चीज़ को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते भाई, है ना। कि ये तो नहीं आप बता सकते कि ये आपको इसको टच कर लिया, उसको टच कर लिया, इसको छू लिया, इसको खा लिया, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपके पास कंसनट्रेटेड H2SO4 रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हाथ से टच कर लें। कोई ऐसे पास आपके कंसनट्रेटेड बेस हो गया है, कंसनट्रेटेड एसिड हो गया है जिसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको टच कर सकते हैं। हर चीज़ को छू नहीं सकते, आप खा कर बता नहीं सकते कि भाई इसको मैंने खाना है और टेस्ट करके मुझे बताना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका सिस्टमेटिक एनालिसिस करना कि हम इसको देखे बिना देखे तो नहीं कह सकता, लेकिन बिना खाए हुए, बिना टेस्ट किए हम इन चीज़ों को क्या करें, पता कर लें। फिर साल्ट के बारे में क्या बताया जाता है आपको? सॉल्ट के बारे में ये पता रहता है आपको कि क्या करोगे कि सॉल्ट में आपका एक एनायनिक पार्ट होता है, एक कैटायनिक पार्ट होता है। मतलब एक एसिड से आता है और एक पार्ट बेस से आता है। कैसे आता है? फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, एक एसिड लिया, एक बेस लिया NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे, और दूसरा मैंने एक एसिड लिया दैट इज़ HCl। इन दोनों का मैंने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। बेसिकली इस रिएक्शन को आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको आप उदासीनीकरण कहते हो। उदासीनीकरण कहने का मतलब क्या है कि आप क्षार के प्रभाव को और अम्ल के प्रभाव को, दोनों के प्रभाव को जब जीरो कर दो, तभी उसको बोलते हैं आप उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आफ्टर आपको क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है, एक वाटर मिलता है। अब इस सॉल्ट का आप एनालिसिस करें, ये आपको सॉल्ट में एक Na+ मिलेगा और ये Cl- मिलेगा। तो ये Cl- आया कहाँ से है? ये एसिडिक पार्ट है। आयन को कभी कभी आप क्या बोलते हो, रेडिकल भी बोलते हो। तो ये क्या है, Cl- आपका एसिडिक रेडिकल है, कम्स फ्रॉम एसिड, एंड Na+ इज़ अ बेसिक रेडिकल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम बेस। तो ये बेस से आता है इसलिए इसको बेसिक रेडिकल, ये एसिड से आता है इसलिए इसको एसिड रेडिकल। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहाँ से हम क्या निकाल पा रहे हैं, अपना रिजल्ट क्या निकाल पा रहे हैं कि एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। चलो, तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि इसकी थ्योरीज़ की बात करते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट में इसकी क्या अलग अलग थ्योरीज है। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ को हम टेस्ट करके देखें। तो अपन लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एक प्रिलिमिनरी टेस्ट्स की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट्स जो होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब ऐसा है कि आप देख के थोड़ा अनुमान लगा लें कि हाँ, जैसे अपन लोग, मैंने तुमसे पूछा कि भाई मतलब फला व्यक्ति कितना लंबा होगा, तो आपने बोला अराउंड 6 फीट।
अब एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता है कि ये 6 फीट है या 6 फीट से ज़्यादा है या 6 फीट से कम है, आपने एक अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए अपन लोग क्या करते हैं भाई, लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। अच्छा, लिटमस पेपर आता कहाँ से? लिटमस पेपर आपके लाइकेन नाम के पौधे से आता है। कई लोग इसको लाइचेन भी पढ़ते हैं। तो लाइकेन नामक पौधे से आता है, जिसमें क्या रहता है, लाइकेन वाले पौधे में आपका क्या रहता है, एक फंजाई रहता है और एक आपका एल्गी रहता है। ये एक दूसरे के म्यूचुअल रिलेशनशिप से दोनों रहते हैं और लाइकेन बनता है। और लाइकेन का ही आपको क्या करता है, लाइकेन के पौधे से ही आपको लिटमस पेपर प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर का क्या रोल होता है उसको थोड़ा पता करो कि अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। लिटमस पेपर अगर आपका कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर है, और ब्लू लिटमस पेपर को आप रेड हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को अपन ने किसी सॉल्यूशन में डाला, ये देखो बिना टेस्ट करे बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमें चखना है इस चीज़ को, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या है, अपन ने ब्लू लिटमस पेपर को डाला और ये रेड हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। फिर अपन ने क्या किया, अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं और वो ब्लू होता जा रहा है, तो भी क्या है वो, तो वो क्या है, बेस है। अगर इसमें नो चेंज है, मतलब ना तो ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज है ना रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज है, देन इसका मतलब ये है कि वो सॉल्ट है। और सॉल्ट भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। क्यों? ना तो कोई एसिडिक उसमें डोमिनेशन पावर में है, ना कोई बेस डोमिनेटिंग पावर में है। दैट्स वाई, क्योंकि साल्ट को भी अपन आगे डिफाइन करेंगे तो एसिडिक साल्ट होते हैं, बेसिक साल्ट होते हैं और न्यूट्रल साल्ट होते हैं। तो उनके बारे में अपन जब सॉल्ट पढ़ेंगे तो साल्ट के बारे में एक एक करके सिस्टमेटिक एनालिसिस करेंगे इसका हम। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग बात करते हैं कि आखिर भाई एसिड और बेस होते जो हैं, उस एसिड बेस को अपन लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इस चीज़ को अपन को पता करना है। ओके, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड और बेस के लिए कौन कौन सी थ्योरी आपके एग्जिस्टेंस में हैं, जिसके बेस पे आप कह सकते हो कि ये एसिड है और ये क्या है, आपके बेस है। तो पहला आपकी जो थ्योरी रहेगी, उस थ्योरी का नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज ये थ्योरी आपको आर्हेनियस ने दी थी। आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे और वो उन्होंने इस थ्योरी का इन्वेंट किया था। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। सेकेंड थ्योरी है आपकी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। क्या? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। तो ये थ्योरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर दी थी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने। इसलिए इनका नाम किस हिसाब से पड़ गया कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, इस थ्योरी का ही नाम पड़ गया। इसके बाद क्या है, तीसरी थ्योरी जो दी थी वो दिया था लुइस ने। किसने दिया था? लुइस ने। कई लोग इसको लुइस भी पढ़ते हैं, लेविस भी पढ़ते हैं। तो लुइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये तीन थ्योरी हैं जिसके वजह से आज भी हम, ये थ्योरी आपकी 9th to 12th यही एप्लीकेबल होने वाली है, इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, और इससे कम भी कोई थ्योरी नहीं है। कि 9th to 12th अगर आप पढ़ते हैं तो इन्हीं तीन थ्योरीज़ के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा, ठीक है। चलो तो एक एक करके अपन लोग पहली थ्योरी की ही बात करते हैं कि पहली थ्योरी आपकी एसिड एंड बेस की क्या कहती है। आर्हेनियस थ्योरी जो आपकी है, ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी का अजम्पशन क्या है, किसके लिए? एसिड के लिए। अजम्पशन ये है इसका, ये कहता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, कहने का मतलब किसी भी पदार्थ को आप उसके जलीय विलयन में डालेंगे, मतलब जल में घोलेंगे, अगर वो घुलने के बाद फर्दर अपने आयंस में ब्रेक होगा, मतलब कोई भी आप मटेरियल डालेंगे तो अपने आयंस में वो ब्रेक हो जाता है, और जब वो आयंस में अपने टूटेगा, रेडिकल्स में अपने टूटेगा, अगर आपको H+ देता है, क्या है, H+ देता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एसिडिक नेचर रखता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने लिया HCl ले लिया, HCl को क्या किया, अपन ने पानी में डाला, तो यहाँ मैं अगर AQ लिख दूँ तो इसका मतलब मैं पानी में ही इसको डाल रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, ये बनेगा आपका H+ और Cl-। तो इसने H+ दिया, वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। सेकंड, मैंने किसी दूसरे एसिड को ले लिया H3PO4, मैंने इसमें इसको डाला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एसिड है, मैं ये फर्दर इसके रिजल्ट के बाद, यहाँ जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है उसके रिजल्ट के बाद बताना है कि ये एसिड है कि बेस है। तो इस बेस पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3H+ प्रोवाइड कराएंगे और 1PO4 माइनस 1
PO4 माइनस दे देगा, 3 माइनस देगा। ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, 3H प्लस मिल रहा है, इसका मतलब ये भी एसिड है। अच्छा, तो फिर आगे एक थ्योरी और चलती है, उसमें बताया जाता है कि भाई ऐसा भी तो है, चलो मैं एक काम और कर लेता हूँ, CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को जब मैंने पानी में डाला तो इसने दिया CH3COO माइनस यानी एसिटेट आयन और प्लस H प्लस। लेकिन क्या हुआ, इसने थोड़ा देर में दिया। देर में देने का मतलब, यार वो बहुत जल्दी दे रहे थे, ये थोड़ा वीक है, यानी मतलब देर में दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इसमें कोई स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट भी चलता है। आपके एसिड में क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट भी चलता है। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया को कि किसी भी सॉल्यूशन मतलब किसी भी मटेरियल को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और वो जितने जल्दी एज सून एज पॉसिबल वो अपने को H प्लस आयन दे देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक एसिड मतलब कि आपके बहुत सारे कंपाउंड जो आपको बहुत देर में जो टाइम लगाते हैं, अपने आप को आयनाइज करने में टाइम लगाते हैं, तो वो आपके क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। अच्छा, फिर इसको डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने बताया कि मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने करे तो एसिड को 2 पार्ट में बांटा गया कि एसिड आपको 2 पार्ट में मिल सकते हैं। जैसे आपका एसिटिक एसिड था, उसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट था, तो कुछ एसिड्स को बोलेंगे अपन लोग मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड में कौन कौन आता है, और दूसरे को डिफाइन करेंगे कार्बोनिक एसिड। पहला रहेगा आपका मिनरल एसिड, दूसरा रहेगा आपका कार्बोनिक एसिड। तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। तो मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड बहुत आराम से आपको बहुत जल्दी H प्लस आयन दे देंगे, बट जो कार्बोनिक इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं वो थोड़ा देर में देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ आपका HCl रहेगा, ये भी मिनरल है। ये आपका H2SO4 है, ये भी मिनरल है। सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड आपका HNO3 यानी नाइट्रिक, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मिनरल में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइट्रिक एसिड रहेगा। सेकंड यहाँ पे इथेनोइक एसिड रहेगा, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जैसे आपका गोट है या मतलब और भी मैं बता सकता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड रहेगा। ये भी आपकी किस रूपरेखा में आता है, किस श्रेणी में आता है, ये भी आपकी इसमें कार्बोनिक कंपाउंड्स में आता है। तो इस टाइप के कंपाउंड को अगर आप डिफाइन करेंगे कि वीक एसिड कौन होगा और एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। तो ये थ्योरी थी आपकी एसिड की, जो आर्हेनियस ने दे रखी थी। उन्होंने क्या कहा था कि भाई किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को जब तुम उसमें वाटर में डिसॉल्व करोगे तो फर्दर वो अपने आयंस में टूट जाएगा, और उन आयंस में अगर वो H प्लस आयन देता है तब उसको ये बोला जाएगा कि ये क्या है, आपका एसिड है। और फिर जो जितनी जल्दी दे देता है वो उतना अच्छा एसिड है, जो जितना देर में देता है वो उतना वीक एसिड है। ख़त्म। तो ये थ्योरी आपकी इसके बारे में बताती है। सेकंड, अब अपन चलते हैं कि इन्होंने बेस के बारे में क्या कहा। बेस के बारे में इनकी क्या राय थी, वही सेम कंसेप्ट उन्होंने दिया कि अगर किसी भी सब्सटेंस को आप क्या करते हैं, एग को सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, और एग को सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करने के बाद वो OH माइनस आयन दे देगा। OH माइनस आयन दे देगा तो वो क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि ये क्या है, बेसिक नेचर रखता है। सेकंड थिंग, अभी अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अपन ने क्या ले लिया, KOH ले लिया, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में मैंने इसको पानी में डिज़ोल्व किया, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट आपको नहीं समझ में आ जाएगा, आगे चल के धीरे धीरे जैसे अपन लोग क्लास को प्रोसीड करेंगे तो आप समझने लगोगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ओके, तो ये अभी क्या है, KOH को मैंने डाला एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो गया। तो क्या दे दिया भाई, इसने OH माइनस आयन दे दिया। अब OH माइनस आयन दे दिया, इसीलिए KOH बेसिक नेचर का है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही से कह दूं KOH बेसिक है, नहीं। मैं इसको कब कहूँगा, जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं आर्हेनियस की थ्योरी को क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, NaOH का ले सकते हैं, या कतई और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बट क्या इस थ्योरी से सारे लोग सेटिस्फाई थे, बिल्कुल नहीं थे। जैसे आप लोगों ने बताया था मुझे कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ हमारा चैप्टर हो चुका है, तो वहाँ भी आपने देखा होगा भाई कि पहले क्या दिया था, डोवर्नियर ने अपना ट्राइड दिया था। तो क्या सारे लोग सेटिस्फाई थे, सारे कंपाउंड सारे एलिमेंट उससे सेटिस्फाई थे, नहीं हो रहे थे। फिर इसके बाद आपने क्या दिया, न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेट दिया, न्यूलैंड ने अपना अष्टक का सिद्धांत दिया, तो क्या उससे सारे लोग सेटिस्फाई थे, नहीं हुए। फिर क्या हुआ, फिर एक नया दिमित्री मेंडलीव साहब थे, उन्होंने एक अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, पीरियोडिक एलिमेंट का एक अरेंजमेंट आपके सामने पेश किया, तो क्या सारे लोग उससे भी सेटिस्फाई थे, नहीं थे।
तो फिर उसने क्या किया, फिर आप मोज़ले साहब के पास गए, मोज़ले साहब ने आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल दी, जिससे आप लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाई लगते हो, इसलिए आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल से ही सारी केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट थिंग आपको मैं बताने चलता हूँ कि क्या इसलिए आर्हेनियस से भी सारे लोग सेटिस्फाई थे? नहीं थे। कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो आपको लगते थे कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है। अमोनिया के बारे में ये बताया जाता है कि ये बेसिक है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अच्छा, तो बेसिक नेचर का है तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग इसके पास OH माइनस आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? OH माइनस आयन होना चाहिए। लेकिन कहीं भी तुम्हें इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मतलब है ना कि वही ना वो वाला सिद्धांत कि दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ो। तो यहाँ दरवाजा तोड़ने चलते हैं अपन, तो क्या मिलता है अपन को? ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बेसिक नेचर नहीं है। भाई अगर देखें तो ये बेसिक नेचर रखता है, लेकिन इसमें क्या है, हमें दिख रहा है कि भाई पॉसिबिलिटीज़ है H+ आयन देने की। क्या पॉसिबिलिटीज़ है? H+ आयन दे देगा, लेकिन OH माइनस इसके पास नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा इसी के साथ में एक एग्जांपल और बता के चलता हूँ। आप ले लो। अच्छा, कभी आपके दिमाग में आया है कि भाई एसिड जब भी दिमाग में आया होगा तो आपको ये लगा होगा कि यार ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये हमारे शरीर को जला देगा, इससे दूर रहना है। जब भी आप लैब्स वगैरह में जाते होंगे तो लैब में आपको यही बताया जाता है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो भी हैं उनको छूना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कई नालायक बच्चे होते हैं जिनको बताया जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड को छूना नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो स्ट्रॉन्ग को छू के जाऊँगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार के भी होते हैं। तो चलो एक मैं और आपसे बात करता हूँ कि एक एसिड ही होता है जिसको अपन लोग क्या करते हैं, जब भी आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, तो उस ब्यूटी पार्लर में आपकी जो आँखें होती हैं, आईब्रोज़ को साफ़ करने के लिए एक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोरिक एसिड भी आप बोलते हो। क्या बोलते हो? बोरिक एसिड। और कहीं कहीं आपको ऑर्थोबोरिक एसिड भी इसको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये भी है कि आप इसको H3BO3 लिख सकते हो। और एक इसके लिखने का तरीका एक और होता है, उसको बताता हूँ कि वो क्या होता है। एक लिखने का तरीका इसके और होता है, इसको अपन लोग क्या लिखते हो? इसको लिखते हो तुम BOH होल थ्राइस। वाओ, अब तुम देखो इसको, अब तुम्हें क्या लग रहा है? आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो तुम्हें ऐसा लग रहा है यार इसमें तो OH होगा, ये OH आसानी से दे देगा, हो सकता है ये 3OH माइनस आयन दे दे, तो ये तो यार बेस होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? एसिड है। तो ये सारी गलत फहमियाँ, ये ऑर्थोबोरिक एसिड की बहुत सारी गलत फहमियाँ ये दिमाग में लगी रहीं लोगों के। तो फिर एक नया कंसेप्ट आया। तो और नया कंसेप्ट क्या आया? तो उन्होंने कहा चलो इसको कुछ नया बात करते हैं कि भाई ये कंसेप्ट से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो इसको एक नया कंसेप्ट दे देते हैं। चलो, तो फिर इसके बाद और आगे बढ़े, और आगे बढ़े हम लोग, तो फिर अपन को क्या मिला वो देखो। फिर लुईस कंसेप्ट दिया गया। कौन सा कंसेप्ट दिया गया? लुईस कंसेप्ट। बोले चलो इससे पहले एक और कंसेप्ट दिया गया था, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। लेकिन मैं पहले तुम्हें लुईस समझाना चाहता हूँ, उसके बाद ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, बिकॉज लुईस का आपको बहुत उपयोग होना है। ब्रोंस्टेड लैरी को भी रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने। तो लुईस के हिसाब से अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ आपको। लुईस क्या कहते हैं? बोलते हैं यार चलो कि पहले ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कर लो, चलो लुईस को ही बता देता हूँ, समझो। ये कहते हैं कि जो आपके एसिड हैं, ओके, और जो आपके बेस है, उनके बारे में इन्होंने दो राय बताई। उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, और एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। वाह, इन्होंने तो क्या किया, OH माइनस और H+ का सारा झंझट ही ख़त्म कर दिया। इन्होंने ये बताया कि आपका एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, और जो बेस होगा वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। तो एक चीज़ क्या तुम्हारे दिमाग में अभी नहीं आ रही है क्या, कि यार भाई अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, समझो मेरी बात को, कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बिल्कुल होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको। ये आपको BH3 का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है। BH3 के एग्ज़ाम्पल में अब देखो ये बोरोन है। बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। अच्छा, तो 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसकी फिलिंग जब तुम करते हो तो क्या आता है? 2 और 3, ठीक है। एक के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, L सेल में आपके
3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अच्छा, तो किसी भी कंपाउंड के जब भी बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एक थ्योरी साथ में चलती है कि या तो उसको ऑक्टेट पूरा करना चाहिए अपना, या तो डबलेट पूरा करना चाहिए। डबलेट मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो लुईस कंसेप्ट के हिसाब से उसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ क्या होगा वो देखो, पहली बात तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या है, जब ये बोरोन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड इस तरीके से, एक बॉन्ड इस तरीके से, ओके, और एक बॉन्ड सपोज करो कि उसने यहाँ बना लिया। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से समझाता हूँ। चलो, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन के साथ में इसने संयोजी बंध बनाया। संयोजी बंध मतलब शेयर करके जो बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। कितने हो गए? 6। लेकिन क्या इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हुए? नहीं हुए। तो इसका मतलब इसके स्टेबिलिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि BH3 जो रहता है वो हमेशा B2H6 के फॉर्म में रहता है। B2H6 के फॉर्म में मतलब आगे अभी 12th क्लास में इसको बताएंगे कि B2H6 को बनाना बॉन्डिंग के थ्रू, बनाना बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। लेकिन ये डाइमराइज हो जाता है। अभी क्या था, BH3 अब क्या है B2H6। इसका मतलब इसने खुद को क्या कर लिया है भाई, डाइमराइज कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो फिर ये करते क्या हैं, ये जो BH3 हो गया, इस टाइप के जो कंपाउंड हो गए, BF3 हो गया, और ये आपका जो AlCl3 हो गया, ये सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या ये लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करते रहेंगे? कोई इनको सेटिस्फाई करने नहीं आएगा। लुईस ने कहा तो है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है तो उसके पास जाओ, यानी इलेक्ट्रॉन जो देगा वो कौन होगा? वो आपका बेस होगा। वो आपका कौन होगा? बेस होगा। अच्छा, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए होना चाहिए तो वो बेस है। अच्छा, तो देगा कौन? ये भी तो समस्या है आपके लिए कि भाई देगा कौन? तो देगा वही जिसका पेट भरा होगा। भिखारी को भीख कौन देता है? भाई जिसके पास पैसे अधिक में होते हैं, एक्सेस में होते हैं, और वो तो नहीं देगा। खुद भिखारी, आप उससे कहो 10,000 मुझे दे दो, इट इज़ पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या होगा फिर? अभी मैं आपको बताता हूँ। जो केस मैंने आपको अमोनिया का दिया था, यानी NH3, ठीक है। अब अमोनिया के बारे में क्या राय है आपकी? अमोनिया की राय में आपकी यही राय होगी अमेरिका इसके अमोनिया के बारे में कि आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 7। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अभी तुम 9th क्लास से आए हो तो अभी बस K11 वाला ही बता रहा हूँ तुम्हें कि 2 and 5, 2 and 5 यानी ये 5 वाला है। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में है, यानी अभी 3 तो इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसके पास अभी कितना है? और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैं इसी चीज़ को आपको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको अपन लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हो? लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बोलते हो आप बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हो? बॉन्ड पेयर। तो बस सीधी सीधी बात है। अभी ये लोन पेयर दूसरे को डोनेट करेंगे जिसके पास क्या होगी? कमी होगी। तो सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड और इन्हीं जैसे कंपाउंडों को आप क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? दे देते हैं दूसरे को। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अभी होगा क्या। होगा ये कि BH3 के पास ज़रूरत थी, ओके, तो NH3 के पास एक्सेस है, अधिकता है उस चीज़ की। तो होगा क्या? होगा कुछ नहीं, ये अपने लोन पेयर दोनों को उठा के कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? बोरोन को दे देगा। बोलेगा भाई ले ले, और इसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी जो एक एडेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेस वो होंगे जिसके पास लोन पेयर होंगे। बेस कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर होगा।
या हो सकता है उसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो भाई H+ और OH- का झंझट ही खत्म कर दिया लुईस साहब ने, और उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको एसिड बोल दो, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो। ये सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है, और इसी थ्योरी के बेस पे बहुत बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बड़ी आपकी समस्याएं हैं जो सॉल्व होने को आती हैं। तो हम इसी थ्योरी को बात करने पे चलते हैं। वो तो आपका ये समझ लो कि आर्हेनियस थ्योरी आपका स्टार्ट था, मतलब ऐसा तो किसी को काम स्टार्ट तो करना पड़ेगा, उसके बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में सोचना तो पड़ेगा। तो आर्हेनियस ने वही किया, और लेविस ने आपको उसको क्या कर दिया, बहुत अच्छा एक आपको सजेशन दिया। चलो 5 मिनट में मैं आपको एक और थ्योरी बता देता हूँ, जिस थ्योरी का नाम है आपका ब्रोंस्टन एंड लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टन एंड लॉरी थ्योरी, इसके बारे में, वो एसिड और बेस के बारे में ब्रोंस्टन एंड लॉरी क्या कंसेप्ट रखते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, क्या, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो आपके एसिड होते हैं। वेरी गुड, इन्होंने कुछ नया नहीं दिया था, उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया था। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो क्या होंगे भाई, उसको बोला इन्होंने कि ये आपके बेस होंगे। वो क्या होंगे, आपके बेस होंगे। चलो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लगा लेते हैं, ठीक है, और छोटा कर लेते हैं और साइड में लगा लेते हैं। चलो, अब सबसे पहले तुम्हारे दिमागों में समस्या आ रही होगी कि यार ये प्रोटॉन नाम की क्या चीज़ है, प्रोटॉन को अपन शो कैसे करेंगे। प्रोटॉन को शो करने के लिए आपका क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। प्रोटॉन को शो करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, देख भाई, आपके पास हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन में क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, ओके। इसमें कोई न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, न्यूट्रॉन का कोई चक्कर नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं इस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूँ, जब आप बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इसी को आप कैटायन बोलते हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब इसके पास बचा क्या, इसके पास क्या, यह प्रोटॉन अकेला नहीं बचा, H+ के पास। तो थ्रू आउट द केमिस्ट्री 9th to 12th या 12th के बियॉन्ड आप केमिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, और UG PG कुछ भी करें, तो आपको अगर कहीं से भी आपको ये वर्ड मिल गया कि भाई साहब प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन बोलेंगे कि H+ इज़ प्रोटॉन। तो यार इसका हम ये अंदाज़ लगा लें कि जो H+ अपने अंदर से निकाल देते हैं वो आपके एसिड हो गए, जो H+ अपने अंदर रख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो क्या हो गए, वो बेस हो गए कि नहीं हो गए। वेरी गुड। तो ये कंसेप्ट आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो प्रोटॉन के डोनर होते हैं उसको एसिड बोलते हो, ठीक है, और जो प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं उनको आप बेस बोलते हो। समझ में आई। प्रोटॉन क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को अपन निकाल दें तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा, यानी H+ हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप क्या करें तो वो 1 प्रोटॉन उसमें बचेगा, तो इसका नाम ही प्रोटॉन हो गया है, मतलब H+ क्या है, प्रोटॉन है। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। चलो, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, H2O और H2O। यार H2O और H2O मैंने क्यों ले लिए दोनों मॉलिक्यूल, बिकॉज H2O के पास ऐसी कमाल की एक कहानी है कि H2O अपने आप को जब ब्रेक करता है ना भाई साहब, तो ये H+ और OH- दोनों देता है। यानी आर्हेनियस की थ्योरी में अगर देखें तो ये H+ दे रहा है, यानी एसिड भी है, और OH- भी दे रहा है, यानी बेस भी है। क्या कमाल की बात है, ठीक है। तो चलो, अपन ने क्या कर लिए, दोनों मॉलिक्यूल वाटर के ही ले लिए। अब दोनों मॉलिक्यूल वाटर के अपन ने ले लिए, तो वो क्या करेंगे, उनका रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगा, वो थोड़ा देखते हैं अपन लोग, देखने वाली बात है। चलो चलो आगे बात करते हैं, ओके। तो इसका रिएक्शन जब हुआ कंप्लीट H2O और H2O का, तो ये H2O को H2O रहने दो, इस H2O को आप, इस वाले H2O को मान लो कि ये इस तरीके से टूट गया होगा H+ और OH- में। तो एक H2O ने क्या किया, इस H2O ने एक H+ ले लिया, तो ये क्या हुआ, H3O+ बन गया। मतलब अभी 2 H थे उसके पास, एक H और आ गया तो H3 हो गए, और प्लस का जो चार्ज था H+ के साथ था, तो ये H3O+ के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट, और उसके पास क्या आ गया, OH- आ गया। अच्छा, मान लो कि इस वाले को अपन ने एसिड की तरह बिहेव किया था, और इस वाले को अपन ने बेस की तरह बिहेव किया था। क्लियर। तो ये अभी एसिड होगा और ये वाला बेस है, ऊपर वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी इसने क्या किया, अभी इसमें ये वाला एसिड था, अब इसने मान लो कि ये एसिड था और इसने एक H+ ले लिया,
क्या किया, इसने एक H+ ले लिया। तो अभी क्या है, या मान लो ये एसिड है तो इसके साथ इसने अपना H+ दे दिया, ये अपना क्या करेगा, H+ देगा ये वाला, इसने H+ दे दिया और ये क्या बना लिया, OH- बना लिया। क्या बना लिया, OH- बना लिया। तो अभी भाई ये बेसिक नेचर का होगा। तो जो एसिड होता है वो अपना कंजुगेट बेस बनाता है। क्या बोलते हैं इस शब्द को, ध्यान में रखो, ये क्या बनाएगा, कंजुगेस बेस बनाएगा। एसिड जब अपना H+ डोनेट कर देता है। अब देखो ये क्या था, इसको अपन ने बेस ट्रीट किया था, तो बेस क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो अब इसने क्या कर लिया, H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका कंजुगेट एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि जो भी एसिड रहता है वो H+ का डोनर होता है। तो ये एसिड है, इसने H+ को डोनेट किया, OH- बना लिया। क्या बना लिया, OH- बना लिया। ओके, क्लियर। अब ये आपका बेस है, ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, लेके इसने क्या कर लिया, कंजुगेट एसिड बना लिया। मतलब एसिड अपना कंजुगेट बेस बनाता है और बेस अपना कंजुगेट एसिड बनाता है। इसके बारे में थोड़ी एक और फर्दर मैं इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, बहुत काम की है आपकी, कि यहाँ आपने जो एसिड लगाया है, यहाँ जो बेस लगाया है, रिएक्शन होने के बाद ये कंजुगेट एसिड जो रहेगा वो जो आपका एसिड रहेगा वो कंजुगेट बेस बनाएगा, और जो बेस रहेगा वो कंजुगेट एसिड बनाएगा। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल, कि आपका कोई भी एसिड रहेगा वो एसिड क्या करेगा, अपने सामने वाले को कंजुगेट बेस में बदल देगा, ये बेस क्या करेगा, अपने सामने वाले को कंजुगेट एसिड में बदल देगा। दोनों बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना जा रहा हूँ, कि अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये वीक रहेगा। ये जो एसिड आपका रहेगा वो किस नेचर का रहेगा, वीक नेचर का रहेगा। अगर ये एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो जो भी कंजुगेट बेस बनेगा ये आपका वीक नेचर का रहेगा। और इसकी वाइस वर्सा भी बिल्कुल एकदम ट्रू कहानी कहती है, कि अगर ये वीक हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर ये वीक है तो ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, अगर ये वीक है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस चीज़ को आपको याद करके रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आने वाली है। चलो, तो यहाँ अपन ने तीनों थ्योरीज़ को बिल्कुल एलेबरेट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने, कि आपको एसिड और बेस की मैंने समझाने की कोशिश करी कि एसिड और बेस होते क्या हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट चीज़ों में आप चलेंगे कि पीएच वैल्यूज़ क्या होती है, पीओएच वैल्यू क्या होती है, तो पीएच वैल्यू, पीओओएच वैल्यू आगे देखेंगे अपन लोग, ये एसिड के, और आपका एसिड के आप यूजेस देखेंगे नॉर्मल चीज़ों में। अभी मैं आपको एक थोड़ा और टास्क दे रहा हूँ इसके साथ में, कि आप अभी अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में, डेली यूज़ में जितना भी चीज़ें देखते हैं एसिड और बेस में, उसको मतलब क्लासीफाई करें, अपने खुद से क्लासीफाई करें। और जैसे आपका आप सेब लेके आए तो उसमें कौन सा एसिड है, दैट इज़ मैलिक एसिड। जैसे आप बकरी का दूध है, बकरी के दूध में कौन सा एसिड है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपका विनेगर है, इसमें कौन सा एसिड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पता करना है खुद से। तो ये चीज़ें आप खुद से आप आज आप देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, और उसके बाद मुझे पता करके कल जो आपकी मीट पे मैं क्लास ले रहा हूँ उस पर इस चैप्टर के रिगार्डिंग यहाँ तक ये तीनों थ्योरीज़ में किसी को भी कुछ डाउट होता है तो उस थ्योरीज़ को आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे एज अ डाउट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ। तो इस चीज़ को आप वहाँ ध्यान रखें। ओके, और मैं इस मीटिंग को यहीं पे, इस लेक्चर को यहीं पे सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।